अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और उसका हमारा चैप्टर नंबर 12 है करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन देखेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थी कि काइंडली एमसीक्यूज़ के लेक्चर बना दें, सो दैट्स वाई मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे और उसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर। और फर्स्ट हमें कहा है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, 3 रेजिस्टर्स हैं और उनकी रेजिस्टेंस क्या आर है और उनको क्या किया गया, वेरियस वे से कंबाइन किया गया, मतलब डिफरेंट कम्बिनेशन से उनको कंबाइन किया गया। और कहा है कि कौन सा इनमें से आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन, कौन सा हम लोग को नहीं मिलता आंसर के तौर पे। सो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंपलेस्ट वे में जाएंगे। हम लोग कहेंगे सबसे पहले इन तीनों को हम लोगों ने किस में कनेक्ट किया, सीरीज़ में कनेक्ट किए, ठीक है। सीरीज़ में जब कनेक्ट करते हैं तो सिंपली हम तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और तीनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है, 3R आता है, ठीक है। तो तीनों को हम लोगों ने क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट किया और हमारे पास क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट 3R आ रहा है। 3R ओहम्स है। हमें ये R क्या कहा है कि तीनों की रेजिस्टेंस R है, हमें वैल्यू नहीं गिवन, सो हम वैल्यू में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमें कहा है कि हमने दूसरा क्या किया, पॉसिबल कम्बिनेशन के तीनों को हम लोगों ने पैरेलल में कंबाइन कर लिया और हमारे पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। मतलब ये कि हम लोग जब पैरेलल में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो उसको हम लोग 1/, के फॉर्म में लिखते हैं और 1/, में जब हम लोगों तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है R/3, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोगों ने 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज़ में किया है तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसके सोल्यूशन सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, हम लोगों ने 2 को क्या किया, 2 हमारे पास पैरेलल में है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है 1/R और फिर इनको करने पे क्या है, R/2। और उसके बाद एक हमारे पास किसमें, सीरीज़ में। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके सीरीज़ में होगा। तो हमने क्या किया, R/2 को प्लस किया सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ में हम सिंपल ऐड कर दें डायरेक्ट। और ये हमारे पास क्या आएगा, R/2 प्लस R, और इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 3R/2। सो हम लोगों ने 3 पॉसिबल कम्बिनेशन के, हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन देखा है जो कि 3R ओहम्स है, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है। यानी जब तीनों को हम लोगों ने सीरीज़ में रखा है तो हमारे पास 3R ओहम आ रहा है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो तो अभी हमारा नहीं निकला, बट थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा निकला है। हम लोगों ने जब तीनों को पैरेलल में कंबाइन किया, पैरेलल में तीनों को फिट किया तो हमारे पास क्या है सर्किट में, जब हम लोगों ने तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में फिट किया है तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है R/3। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन, जो हमें नहीं मिल रहा। और फिर मैंने थर्ड कम्बिनेशन देखा। थर्ड कम्बिनेशन क्या है मेरे पास, जब मैंने देखा 2 को मैंने पैरेलल में किया, 1 को मैंने सीरीज़ में किया। ये वाला ऑप्शन आपके पास बुक में इसमें गिवन ही नहीं है, इस फर्स्ट एमसीक्यू के ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है ये वाला ऑप्शन। सो इसकी तरफ हम नहीं जाते। और हमारे पास लास्ट कम्बिनेशन है कि इसमें हमने क्या कि 2 को पैरेलल में रखा है, 1 को सीरीज़ में रखा है। बट नाउ हम लोग क्या करेंगे, 2 को सीरीज़ में रखेंगे और 1 को क्या रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे। ये दोनों सीरीज़ में और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो इसके पैरेलल में है, ठीक है। इन दोनों को सीरीज़ में हमने निकाला है तो ये क्या है, 2R आ रहा है। डायरेक्ट हम लोग करेंगे दोनों को ऐड, R+R 2R। और फिर हम लोगों ने कहा कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसकी क्या है, पैरेलल में है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। पैरेलल में क्या होता है, 1/1 होता है। सो अब इनको जब हम लोगों ने ऐड किए 1/R इक्विवेलेंट कितना है, 3/2R आ रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने R इक्विवेलेंट देखा है, हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने पे क्या है, 2/3R। और जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी, वो भी हमारा R है, ठीक है, 2/3R, ठीक है। ये R ऊपर आता है, मैंने नीचे लिख दिया। तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये भी हमारा हमारे ऑप्शन में मौजूद है, डी ऑप्शन में मौजूद है। ए भी हमारा निकल के आ रहा है कि हम लोगों ने जब सॉल्व किया, बी भी निकल के आया है। और इसी तरह सॉरी बी नहीं निकला, सी निकला। ए, सी और डी तीनों करेक्ट है, लेकिन हमें कहा है कौन से करेक्ट नहीं है या फिर कौन सा ऑब्टेन नहीं होता हमें। सो जो इसका आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमें हमारा आंसर है। और जो कि हम लोग जब तीनों रेजिस्टेंस को डिफरेंट कम्बिनेशंस में रखते हैं तो जो बी ऑप्शन है वो हमें नहीं मिलता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद हम लोग सेकंड एमसीक्यू देखेंगे। नाउ स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू में हमें क्या कहा गया है कि व्हेन एन रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल
जब एन रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस हमें कोई मिकदार नहीं दी हुई, हमें कहा हुआ है कि इतने रेजिस्टेंस को हम लोगों ने जब उनका जो वैल्यू है वो आर है, स्मॉल आर है, और उनको हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, फिर उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसका वो क्या है, एक्स है। हम लोग आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको एक्स लेना है। सो नेक्स्ट लाइन में हमें कहा हुआ है कि व्हेन दीज एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब इसी एन रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एन एक्स, सेकेंड ऑप्शन इज आर एन एक्स, थर्ड ऑप्शन इज एक्स बाई एन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एन स्क्वायर एक्स। सो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट सेकेंड एमसीक्यू में हमें क्या कहा हुआ है कि सबसे पहले हम लोगों ने एन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए पैरेलल में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हमारे पास एन 1/r आ रहा है। सो हमें कहा हुआ है कि हमने एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। हमें नहीं पता कि कितने इसकी वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है। हमें सिंपली कहा हुआ है कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया, यानी 1/r इक्विवेलेंट आएगा। उसके बाद हम लोगों ने 1 को ख़त्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने पे क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन, मतलब आर ऊपर चला गया और एन नीचे आ गया। तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्होंने सवाल में कहा है कि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आ रही है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है, उसको हम लोगों ने एक्स पोज करा है। तो आर इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आर इक्विवेलेंट की जगह एक्स लिख दिया और एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन कर दिया। तो अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हमें अब इस आर की कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने का मतलब ये नहीं कि हम लोग डिजिट्स की फॉर्म में निकालेंगे, हम लोग इधर से आर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ से आर को अलग करेंगे और एक्स को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने यहाँ से आर को निकाला, आर मेरे पास क्या आया, एन एक्स आया या फिर एक्स एन आया। और मुझे फर्दर अगली कंडीशन क्या दी गई है कि व्हेन दीज एन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब इसी एन रेजिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज़ में कनेक्ट किया। सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको ऐड कर देंगे। हमें कहा एन नंबर रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एन को एन में मतलब ये कि सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने आर की जगह क्या पुट करना है, अब हमने ये क्या कहा हुआ है, सीरीज़ की बात की गई, और ये किसने कहा था, पैरेलल में बात की गई थी। तो इसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज़। तो हम लोग आर की जगह अब क्या लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाला है, एक्स एन। हमें कहा हुआ जब हमने इसको सीरीज़ में पुट किया है तो हम लोगों ने इधर से क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस बताने कि इसमें कितने लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एन की जगह आर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स एन लिख देंगे, और इसको सॉल्व करने पे एन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू नंबर 3, और जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा इसमें, सेकंड एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, और इसको आप लोग मार्क कर लें। तो एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमें कहा है कि 2 बल्ब्स मार्क 200 वॉट 250 वोल्ट्स एंड 100 वॉट 250 वोल्ट्स आर जॉइंट इन सीरीज टू 250 वोल्ट सप्लाई। पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इज़। तो हमें कहा हुआ है कि 2 बल्ब हैं और उनकी हमें पावर ही बताई गई है, उनकी वोल्टेज बताई गई, ठीक है। हर बल्ब की अपनी अपनी बताई गई है। फर्स्ट बल्ब की जो है हमारे पास वो क्या है, 200 वॉट है, पावर है, और 250 वोल्ट्स है, यानी वोल्टेज है। और सेकंड बल्ब की क्या है, 100 वॉट है, यानी पावर है, और 250 वोल्ट्स यानी वोल्टेज है। और उनको हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सीरीज़ में। और उनमें जो पावर सप्लाई किया जा रहा है ना, सॉरी वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है वो कितना है, 250 वोल्ट्स है। हमने क्या बताना है, पावर कंज्यूम्ड जो हो रही है सर्किट में वो बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब दोनों बल्ब के अलग-अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, P इज इक्वल टू V²/R से, ठीक है। उस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे रेजिस्टेंस की, क्योंकि दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में होगा, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू V², अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें V हमारा क्या होगा, 250 होगा, देन R क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, और इसके बाद हम लोग पावर निकालेंगे। तो इस MCQ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग सबसे पहले बल्ब 1 की रेजिस्टेंस निकालेंगे R1,
फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो ये है, ठीक है। और इसमें से हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालनी है, R1 इज इक्वल टू V1 का स्केयर ओवर P1। V1 हमारे पास क्या है, 250 है, 250 का स्केयर ले लें और पावर कितनी है फर्स्ट बल्ब की, 200 है। सिंपली क्या करना है, इनको सॉल्व करेंगे, 250 का स्केयर लेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 200 पे। आंसर क्या आ रहा है, 312.5 और ये ओहम्स आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट बल्ब की हम लोगों ने क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। सिंपली ये वाला फॉर्मूला अगेन देख लेंगे और इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसमें 2 लगाएंगे 1 की जगह, और V2 हमारे पास कितना है, 250 है, 250 का स्केयर, और P1 कितना है सॉरी P2 कितना है, 100 वॉट है। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, सिंपली आप लोगों ने 200 की जगह 1 लगा देना 2 की जगह, और ये आ रहा है 625 ओहम्स। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो रेजिस्टेंस हमें बात की गई है, ये जो बल्ब हमें सीरीज़ में बताया गया है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, आपस में सिंपली ऐड हो जाती हैं। सो इन दोनों को हम लोग सिंपली ऐड करेंगे और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इसमें से हम दोनों को ऐड करेंगे और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें कहा है दोनों बल्ब सीरीज़ में है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इन दोनों की रेजिस्टेंसेस को, और हमारे पास ये क्या आएगा, 625, और ये ऐड करने पे 937.5 आ रहा है। और ये जो हमारे पास निकले ये आर इक्विवेलेंट है। और हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, यानी MCQ में हमें क्या कहा है उसके स्टेटमेंट में, कि पावर कंज्यूम निकालनी है सर्किट में। पावर कंज्यूम इन सर्किट का फॉर्मूला अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू V²/R। और इसमें हम लोग वोल्टेज क्या पुट करेंगे, अब हमें कहा है कि उनको हम लोगों ने 250 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग वोल्टेज क्या पुट करेंगे, 250 वोल्ट्स पुट करेंगे। तो P इज इक्वल टू V²/R। अब इधर R क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट होगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। अब आर इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली, और P इज इक्वल टू V क्या होगा, 250 वोल्ट्स होगा, और इसको डिवाइड करेंगे किस पे, 937.5 से, और आपके पास ये आंसर निकल आएगा। तो 250 का स्केयर लेना है और इसको डिवाइड किस पे करना है, 937.5 से। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या आ रहा है, 66.6666, मतलब ये कि 67 अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग जाते हैं फिजिक्स में, और इसको अप्रॉक्सीमेशन में क्या कर लेंगे, 67, और ये पावर है तो वॉट्स लिखेंगे। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसको मार्क कर लें, और इस तरह से आप लोगों ने सोल्यूशन भी साथ करना होता है, क्योंकि सोल्यूशन के बगैर आप तुक्का नहीं लगा सकते। द नेक्स्ट MCQ नंबर इज MCQ नंबर 4th। और 4th में हमें कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ R ओहम्स। रेजिस्टेंस हमें दी हुई किसी वायर की, और हमें कहा हुआ है कि इसका जो ओहम है वैल्यू जो है वो हमें कहा हुआ है सिंपली R है, कोई डिजिट नहीं दी गई। और हमें सेकेंड लाइन में क्या कहा गया है कि द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। अगर वायर को डबल ऑफ इट्स लेंथ स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो हमने क्या बताना है, रेजिस्टेंस इन ओहम्स। रेजिस्टेंस इन ओहम्स हम लोगों ने बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसका जो आंसर है बिल्कुल इजी सा है, कि अगर हम लोग देखें, हमें कहा हुआ है कि न्यू लेंथ जो बन रही है वो डबल ऑफ इट्स लेंथ है, ओल्ड लेंथ की डबल है। और अगर हम लोग देखें जब लेंथ डबल हो रही है, तो एरिया को मेंटेन रखने के लिए क्या होगा, एरिया खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा मतलब A/2 हो जाएगा। तो ये न्यू एरिया जो आएगा वो A/2 होगा, ठीक है, ओल्ड वाले के हाफ होगा। लाइक अगर जिस तरह हम लोग न्यू लेंथ देख रहे हैं, अगर वो डबल हो रही है तो एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग लेंथ अगर स्ट्रेच हो रही है, डबल ऑफ इट्स लेंथ है, यानी L' इज इक्वल टू 2L है, तो एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमेशा बात याद रखनी है, ताकि आपस में ये एक दूसरे को क्या रखें, क्योंकि एरिया होता है कि असल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एरिया को हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे। मतलब है कि एरिया की वैल्यू ज़्यादा चेंज भी ना हो और ना ज़्यादा इंक्रीज़ हो, और वही की वही रहे। लाइक अगर मैं किसी भी वायर की बात कर रही हूँ, एरिया, तो उसका एरिया वो एरिया अपना आप चेंज ना करने के लिए, जब लेंथ डबल होगा तो एरिया अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को क्या कर लेगा, 2 टाइम्स रिड्यूस कर लेगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे एरिया को। जो न्यू एरिया आएगा वो ओल्ड एरिया के, मतलब ये कि जो पुराना एरिया था उसका लेंथ डबल होने से पहले उसका हाफ होगा। सो नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और हमें क्या कहा है, हमें रेजिस्टेंस की बात की गई है। हमें कहा है कि पहला उसका रेजिस्टेंस क्या था, पहला उसका रेजिस्टेंस था R था, और अब हम लोगों को न्यू रेजिस्टेंस बताना है। हमें कहता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A होता है। अब अगर हम लोग लेंथ की बात करें, अब हमारे पास ये न्यू की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसकी देख रहे हैं, तो हमारे पास ये R' क्या आएगा,
रो तो सेम रहेगा, एल डैश की जगह क्या लिखेंगे 2L लिख देंगे। बाकी ये कि एरिया डैश की जगह A/2 लिख देंगे। और इसको हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यस, तो ये 4 हो जाएगा। और मैंने बताया कि ये वाला जो ये है ना, मतलब ये कि ये आर क्या था, स्मॉल आर, रो L/A है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी स्मॉल आर। ये मतलब पिछले जो ओल्ड रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स हो गए। इसी तरह अगर लेंथ डबल हो रही है, लेंथ अगर स्ट्रेच करिए टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, तो जो रेजिस्टेंस होगा ओहम्स में वो क्या होगा 4 टाइम्स होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लें। और इसके बाद हम लोग MCQ नंबर 5 देखेंगे। और MCQ नंबर 5 बहुत ईजी सा है। MCQ नंबर 5 में हमें कहा हुआ है कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं किसी एक वायर से पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के लिहाज से वो इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बताना है करंट कितना डेवलप हो रहा है। सो हमें डाटा दिया हुआ है मतलब डाटा वगैरह दिया हुआ है, और हमें कहा हुआ है कि I = Q/T होता है। ठीक है, रिमेंबर इट, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं। और हम लोगों ने क्या करना है Q = क्या होता है, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए और हमें चार्ज नहीं दिया हुआ, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए। सो हम लोग क्या करें, Q = क्या होता है, N ही होता है। आप लोगों ने कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूला में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में। और T लिख देंगे। और N क्या है, हमारे पास 10⁻6 है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19। और इसको डिवाइड करेंगे पर सेकेंड यानी 1 पे। 1 से डिवाइड करें ना करें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी है कि इसके पावर्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10⁻⁻13 एम्पियर्स आएगा। तो करंट कितना डिवेलप हो रहा है 1.6 × 10⁻13 एम्पियर्स। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद MCQ नंबर 6 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट MCQ नंबर 6 थे कि हमें कहा हुआ है कि एक वायर और उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, उसका रेडियस है रेडियस क्या बन रहा है R/2 बन रहा है। तो हम लोगों ने उसका रेजिस्टेंस बताना है। तो इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो डबल ऑफ इट्स लेंथ हो रहा है। सो जब भी आपको स्ट्रेच की बात की होगी तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है 4L लिखना है। ठीक है, रिमेंबर इट, जहाँ पे भी स्ट्रेच लिखा हो वायर के बारे में तो आप लोगों ने क्या लिखना है 4L लिखना है। लेंथ क्या होती है 4 टाइम्स होती थी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वो डबल हो रही है उसके लेंथ की तो आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है, स्ट्रेच बेशक लिखा हो तो आप लोगों ने 2L ही लिखना है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे L डैश = 4L लिखेंगे। L डैश = 4L और जो न्यू रेडियस बन रहा है वो क्या है R/2 है। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला बनता है R = रो L/A है। अब L की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, L की जगह पुट करेंगे 4L। और इसी तरह एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, एरिया = πr² होता है किसी भी वायर का। ठीक है, बिकॉज वायर जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, इसीलिए हम लोग इसका सर्कल वाला एरिया लिखेंगे। और अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा πr²। R² का मतलब ये कि जो हम लोग न्यू रेडियस लगाएंगे ना R डैश का स्केयर, सॉरी न्यू R डैश जो है हमारे पास R डैश जो है वो क्या है R/2 है। तो मतलब ये कि हम लोग R/2 का क्या लेंगे स्केयर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा 4L/π R/2 का स्केयर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इसका स्केयर ओपन करेंगे। जब आप स्केयर वगैरह ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा रो 4L/π R²/4। अब इस 4 को आपने किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना है, और ख़त्म करने का ये तरीका है कि आप इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये πr² की जगह आप सिंपली क्या लिख देंगे, अगेन एरिया लिख देंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर लिया। और मैंने कहा है कि इस 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो 4 4 16 हो जाएगा। पहले वाला 4 ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, नीचे वाला 4 ऊपर गया तो 4 4 16। और एरिया अगेन आप लिख देंगे πr² की जगह एरिया लिख देंगे। एरिया को यहाँ पे अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे रो L/A × 16 आ गया। रो L/A क्या है, ये पुराना वाला रेजिस्टेंस है जो कि चेंज होने से पहले था। सो हम लोगों ने R लिख दिया इसकी जगह और 16 को एज इट इज़ लिख दिया। और इस लिहाज से जो आपका ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट है। और इस तरह MCQ नंबर 6 का ऑप्शन A करेक्ट है 16R।
तो स्टूडेंट्स 16 आर मतलब ये कि रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज हो जाती है जब भी हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं और उसका रेडियस जब हाफ हो जाता है। इसके बाद हम लोग MCQ नंबर 7 देखेंगे। तो स्टूडेंट MCQ नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें सवाल में कहा हुआ है कि हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है। V इज इक्वल टू IR और I हमें गिवन है 2 और 8 हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 16 और साथ में एम्पेयर करंट का यूनिट और ओहम्स रेजिस्टेंस का यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है एम्पेयर इंटू ओहम 16 यानी 16 वोल्टेज है। एम्पेयर और ओहम दोनों मिला के क्या बनते हैं, वोल्टेज का यूनिट बनता है। तो जो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट है। इसके अलावा तमाम ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि उसमें हमें पर ओहम नज़र आ रहा है, पर एम्पेयर नज़र आ रहा है, पर एम्पेयर और पर ओहम दोनों नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे MCQ नंबर 8। अब इस MCQ नंबर 7 का मैं सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो इसका सोल्यूशन जो बिल्कुल छोटा सा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, और इसको आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं जिनको समझ ना आई हो। और इसके बाद MCQ नंबर 8 देखते हैं। MCQ नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो हमें कहा हुआ है कि अगर एक वायर है और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसकी लेंथ क्या L है और रेजिस्टेंस क्या R है, उसको कट किए जा रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। हम लोगों ने रेजिस्टिविटी बतानी है ईच पार्ट की। मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टिविटी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी अगर किसी भी वायर को अगर हम दरमियान से कट करें, साइड से कट करें, जिस मर्जी तरीके से कट करें, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। सो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ये मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग वायर को कट करें रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती और रेजिस्टिविटी ईच पार्ट की यानी जो हमारे पास रो होता है वो ईच पार्ट का सेम रहता है। और रो किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली द नेचर ऑफ द वायर, ठीक है। हर वायर की अपनी अपनी रो होती है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 में हमें कहा हुआ है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स इज रो 1 एंड रो 2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टिविटी है, 2 वायर्स की हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है और हमें कहा हुआ है कि उनकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो 1 और रो 2 है। उनको जब सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी बताएगी हमें। और उसके बाद सेकेंड लाइन में हमें कहा हुआ है इफ देयर डायमेंशंस आर सेम। अगर उनकी डायमेंशन सेम है, लाइक उनकी अगर वैल्यू वगैरह सेम है, मतलब यूनिट वगैरह सेम है, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कम्बिनेशन विल बी। तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बतानी है उस कम्बिनेशन की, यानी सीरीज कम्बिनेशन में तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बतानी है। और ऑप्शन 1 हमें दिया हुआ है रो 1 प्लस रो 2। ऑप्शन B इज 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2। ऑप्शन C इज रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन D इज रो 1 ओवर रो 2। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए जो कि है रो 1 L ओवर A है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो दोनों वायर्स की मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख ली है, ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कि R इक्विवेलेंट क्या होता है दोनों वायर्स को ऐड करने के बाद। लाइक अगर R इक्विवेलेंट क्या होता है, R प्लस R होता है, ठीक है। और इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे रो 1 L ओवर A प्लस रो 2 L ओवर A। और अगर इन दोनों रोज़ को हम लोग ऐड करें तो असल में क्या बनता है, असल में ये बनता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो E 2L ओवर A। मतलब ये कि इक्विवेलेंट की बात करें, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट बन जाएगा और साथ में इन दोनों के L को ऐड और A को ऐड करने के बाद 2L ओवर A बन गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने आगे देखना है कि हमारे पास R इक्विवेलेंट सीरीज़ पे अगर हम ज्वाइन करें तो R1 प्लस R2 होता है। और अभी देखा है कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, रो E 2L ओवर A के बराबर है। और R1 किसके बराबर है, रो 1 L ओवर A के प्लस रो 2 L ओवर A के। नाउ इसमें से अब हम लोगों ने कॉमन लेना है। कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, L ओवर A निकल रहा है दोनों साइड पे, ठीक है। दोनों साइड पे मतलब है कि दूसरे साइड से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लिए कि हम लोगों ने यहाँ पर L ओवर A को कॉमन ले लिए दोनों तरफ। मतलब इस तरफ से हम लोगों ने रो 1 रो 2 को इकट्ठा कर लिया और L ओवर A को एक तरफ कर लिया। अब ये L ओवर A इस साइड से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो पीछे रह गए वो क्या रह गया, रो इक्विवेलेंट इनटू 2 विच इज़ इक्वल टू रो 1
प्लस रो 2। अब इसके बाद फर्दर आप लोगों ने करना क्या है, फर्दर आप लोगों ने लास्ट काम करना है कि ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है इसको आप लोगों ने दोनों रो 1 प्लस रो 2 के नीचे डिवाइड कर देना है। नाउ दिस इज़ योर ऑप्शन, और ये जो बनता है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पूरा सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ करवा दिया और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं, और ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में हमें स्टेटमेंट दी गई है, द पावर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, उनकी पावर्स हमें गिवन है 100 वॉट एंड 200 वॉट। अगर ये वॉट आपके पास W छोटा लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल कर लें। उसके बाद कहा है विच आर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, और उसकी पावर सप्लाई हमें कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट्स। और फिर हमें फर्दर कहा हुआ है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट विल बी, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस बतानी है, उनकी रेजिस्टेंस की रेशियो बतानी है, मतलब उस फिलामेंट यानी बल्ब की। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस एमसीक्यू में हम लोग पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है P इज़ इक्वल टू V²/R, और हमें इधर से हम लोगों ने रेशो निकालनी है दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस की, तो हम लोग यहाँ से R को अलहदा कर लेंगे और V²/P रह गया। और फर्स्ट बल्ब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, R1 इज़ इक्वल टू V²/P1, ठीक है। और सेकंड बल्ब के लिए V²/P2। सिंपली यहाँ से आप लोगों ने सब्सक्रिप्ट चेंज करनी है, यानी यहाँ पे आप लोगों ने 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 और 2। बाकी है कि आप लोगों ने फर्स्ट बल्ब को सेकंड बल्ब के इक्विवेलेंट रखना है, यानी रेजिस्टेंस दोनों के हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और V²/P1 है और नीचे क्या है, V²/P2 है। और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज दोनों में सेम है, तो हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास रह गए 1/P1 ओवर 1/P2, और 1 की फॉर्म में नहीं चाहिए तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, जो हमारे पास P2 है उसको ऊपर ले जाएंगे और P1 को नीचे ले जाएंगे, यानी पावर 2 ऊपर आ गया, पावर 1 नीचे आ गया। और इसी तरह रेजिस्टेंस क्या था, असल में R1 ओवर R2 है। अब यहाँ पे हम लोग पावर्स को सिंपली लिख देंगे, और पावर्स हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है, सेकंड पावर में दी हुई है 200, फर्स्ट पावर कितनी दी हुई है 100। तो इनको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2:1, मतलब ये कि R1 और R2 का रेशो लिया है तो कितना आया 2:1। तो ये जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ MCQ नंबर 10। इसके बाद हम लोग देखेंगे MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 11 में हमें कहा हुआ है कि थर्मोकपल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल। थर्मोकपल वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस MCQ को हम लोग देख रहे हैं कि हमें कहा हुआ है कि 2 डिफरेंट मेटल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और हमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा हुआ है टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहा हुआ है कि क्या हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। सेकंड ऑप्शन है टू प्रोड्यूस मोर हीट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 डिफरेंट मेटल यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ताकि हम बिजली को हीट में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। मैंने आप लोगों को थर्मोकपल ने पढ़ाया है कि असल में इसमें हम लोग हीट देते हैं और बिजली लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सो इसके बाद हमारे पास है 12th MCQ। इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी। अब आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा कि जो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे होता है पोटेंशियोमीटर, वो 400 cm का होता है, 400 सेंटीमीटर का होता है। एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर पे, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, ग्रेटर लेंथ मीन्स मोर एक्यूरेसी। और इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन है 12th MCQ का, ऑप्शन नंबर ए एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बिकॉज ये एक्यूरेसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। 13th MCQ इज व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, जब भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, ऑफ वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए, ऑफ एन अननोन सोर्स, किसी भी अननोन सोर्स का, मतलब उसकी हमें वोल्टेज नहीं पता और हम लोग इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ऑफ अननोन सोर्स अंडर नल कंडीशन, तो जो पावर कंज्यूम करती है सर्किट
नल कंडीशन में पावर जो कंज्यूम होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। नल कंडीशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस कंडीशन होती है। पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट इन द बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस जब भी कंडीशन होती है उसको हम लोग नल कंडीशन ही बोलते हैं, और उस दौरान कोई भी हमारे पास पावर या फिर जो करंट है वो कोई भी ड्रॉ नहीं होती, और पोटेंशियोमीटर ना खुद लेता है, ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 13th MCQ का। और द लास्ट MCQ इज हेयर इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और हमें कहा है कि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में हम लोग जो देखते हैं कि ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। ब्रिज को हम लोग बैलेंस कब कहते हैं, व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। अभी मैंने बताया कि जब हमारे पास कोई भी यानी नल कंडीशन पे हो या बैलेंस कंडीशन पे हो तो करंट भी उसमें ज़ीरो होता है और उसमें पावर भी ज़ीरो, मतलब पावर भी कंज्यूम नहीं हो रही थी सर्किट में, ना करंट उसमें ड्रॉ हो रहा था, लाइक करंट ना सर्किट में फ़्लो करते हैं और ना ही पावर कंज्यूम होती है। सो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 0 एम्पेयर। इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। सो जो 14th MCQ है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है MCQ का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।